का है क्वेश्चन, सब प्रकार का क्वेश्चन निकालिए। पाल कला, पाल आर्ट्स, पालास आर्ट, पाल आर्ट को निकालिए आप। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला जाए। सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करिए। पाल कला की विशेषताओं का विशेषताओं का वर्णन करें। हाँ, अच्छा, चलिए और बोलो, किसी बच्चे का कोई सवाल है? वन बाय वन है। हाँ, इसी में है। एवं भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला या वास्तुकला का हाँ वर्णन करें। रुकिए वन बाय वन वर्णन करें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज दैट बौद्ध धर्म। हाँ, रुकिए, पाल कला का संबंध किससे है? पाल कला का संबंध बौद्ध धर्म के साथ, पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ तादात्म्य स्थापित करिए। तादात्म्य, हाँ वही संबंध। ये तादात्म्य शब्द दे देगा तो फिर पछड़ने लगेगी। बौद्ध धर्म, पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ तादात्म्य या संबंध स्थापित कीजिए। और बोलिए, किसी बच्चे का कोई सवाल है? अच्छा, इसी में हम लोग लिख देते हैं भाई, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करें। चलिए, और कोई क्वेश्चन? बिहार में इसका क्या प्रभाव है? बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा? चलिए, और बोलिए। पाल कला पर विदेशियों का प्रभाव ही क्या हुआ? सही बात है, पाल कला पर विदेशियों का प्रभाव, ये विदेशियों का प्रभाव। और बोलिए। और किसी बच्चे का कोई सवाल यानी क्वेश्चन? बोलिए। हो गया? अब तो कहीं कुछ नहीं बचा है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए, ये बात आपके सामने है। अब मेरे तरफ से सुनिए। मान लेते हैं ये सबको साइफर कर दिया, राइट, और आपसे कह दिया गया कि पाल कला की उत्कृष्टता को दिखाते हुए, उत्कृष्टता को दर्शाते हुए इनके ऊपर हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करें। हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करें, प्रभाव को स्पष्ट करें, राइट। सुनना है आपका जो प्रश्न हम सुन लिए। अब मेरे प्रश्न को हो सकता है कि यदि इस प्रकार का उलझा करके पूछ देवे तो फिर कैसे होगा। देखिए, अब देखिए, मान लेते हैं ये प्रश्न पूछा जा सकता है
ये पूछा जा सकता है कि पाल कला का बौद्ध धर्म में मौर्य कला अग्रगामी था कैसे? मौर्य कला अग्रगामी था कैसे? अग्रगामी था कैसे? कैसे? स्पष्ट करें, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। या आपसे ये मान लीजिए ये पूछ दे क्या गुफा कला के क्षेत्र में पाल कला मौर्यों एवं गुप्तों का पश्चगामी था। गुप्त कला का पश्चगामी था। स्पष्ट करें। आपसे ये मान लीजिए दे दिया जाए हच-पच करने के लिए। देखिएगा, मान लेते हैं आपको ये दे दिया जाए क्या पाल कला मौर्य और गुप्त कला का केवल दोहराव था। अपना तर्क प्रस्तुत करिए। अपना तर्क प्रस्तुत करें। कुछ प्रश्न दे सकता है। हम जो बात बता देंगे उनमें सारा का सारा गामी था। अब यदि मान लीजिए यही प्रश्न दे दिया जाए, या पाल कला उत्कृष्टता को दर्शाते हुए इनके हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट कर, मान लीजिए ये प्रश्न आपको आ जावे तो आप क्या करिएगा भाई? यही गड़बड़ शुरू हो गया। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म है, क्या सिखाया आपको? सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भाई कि बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, सिख धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म एक है, बाकी ये सब अलग है। अब आप बतलाओ, यदि यही प्रश्न रह जाए और आपके सामने सब कुछ है, यदि नहीं समझे हैं तो मुंह लटका के चले आइएगा, क्या बोला नहीं बोला है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको वन बाय वन आपके समझाते जाते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप बोलते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को हम समझाते चले जाएंगे ताकि किसी प्रकार का निराशा आपके मन में ना आवे। क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम अपना वाला क्वेश्चन समझा देते हैं, तब आपके पास जो है वो वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। पाल कला के उत्कृष्टता को देखिए, उत्कृष्टता का मतलब है अनुपम छटा। कोई भी कला को जो उकेरने की जो क्षमता है वह अनोखा है, अनमोल है, अद्भुत है, मैथलेस है, उसका कोई जोड़ नहीं है, तभी तो उत्कृष्ट है। यदि कोई आदमी इसके जोड़ में कर दिया जाए तो फिर उत्कृष्ट कौन बात का है, तब तो कॉमन हो गया, देन दैट इज कॉमन मैटर। तो हम यदि इसको कहेंगे यूनिक कैसे है, तो अब हम इसको दर्शाएंगे कि पहले यूनिक चीज़ को हम दर्शा देंगे। तो यूनिक चीज़ में क्या दर्शाइएगा? फिर वही बात को दर्शाना है, स्तूप को दिखाना है, महाविहार को दिखाना है, गुफा को दिखाना है, मंदिर को दिखाना है, मूर्ति को दिखाना है, चित्रकला को दिखाना है, और सब में ये दर्शा देना है कि जो कुछ भी परोसा गया वह बड़ा बेहतर परोसा गया। राइट? और दर्शाते हुए इनके हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करें। हम इसके कलात्मक पक्ष को दर्शा देंगे। हम इनके कौन पक्ष को दर्शा देंगे? कलात्मक। ये कलात्मक पक्ष को दर्शा देंगे। तो जो कलात्मक पक्ष का जो सबसे अद्भुत नमूना है, वो जो एक तख्ती पर जो एक लड़की को, लड़की नहीं कहा जाए, महिला को जो श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, वो अद्भुत नमूना है। हम उसको रख करके दर्शा देंगे। और हम क्या करेंगे
हिंदू धर्म के प्रभाव को स्पष्ट करें। तो हिंदू धर्म में क्या था? मंदिर था। तब मंदिर जो बना है पूरा विष्णुपद मंदिर बना है, सूर्यगढ़ा में बना है, गया में बना है। तो उस मंदिर को हम बढ़िया से दर्शा देंगे कि भाई क्या क्या कैसे कैसे बना, चबूतरा पर बना, गर्भगृह बना, अलंकृत बनाया गया। तो ये सब बात इसको हम दर्शा देंगे तो मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हम जो समग्र बात लिखाएंगे उनमें सारी बातें समाई हुई है। तो एक बात समझ आ गया। मान लिया कि बार बार आपको सता रहा है बौद्ध धर्म प्रभाव, बौद्ध धर्म प्रभाव, और अब की बार पूछ दिया हिंदू धर्म प्रभाव, तब तो बका जाइएगा। तो हम यहाँ हिंदू धर्म को भी दिखा दिए कि भाई अब हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन बौद्ध, ऑन पाल आर्ट। पाल आर्ट पर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, हम इसको दिखाएंगे। प्रभाव का माने क्या? मेरा सवाल ये है, यदि प्रभाव शब्द को समझ लिया जाए तो प्रभाव का माने क्या? प्रभाव का मतलब है कि अमुक क्षेत्र से, जिस चीज से रिलेटेड है, उस क्षेत्र से आपका कहाँ तक ताल्लुकात है, कहाँ तक संबंध है, उसके अनुसार आप कहाँ तक कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई लड़का से कहा जाए इसका आतंकवादी का प्रभाव पड़ गया, तो आतंकवादी का प्रभाव पड़ गया इसका मतलब क्या है? गन चलाने के लिए तैयार है, किसी को गोली मारने के लिए तैयार है, विशेष धर्म के रक्षा के लिए वो अपना जीवन खत्म करना है। ये कहीं विचारधारा है उसके दिमाग में, यही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या है? अमुक व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। आपको कह दिया जाए इस पर साधु का प्रभाव पड़ गया। साधु का प्रभाव का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ ये सन्यासी बनने लगा, संसार से इसको मुक्ति मिलने लगा, राम राम दिन भर करते रहता है, पूजा पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। ये क्या है? ये कार्य करने पर उसका जो उस तरीके का व्यवहार, उस तरीके का व्यवहार। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। तो हिंदू धर्म में क्या कर दिया? मंदिर बनाया। मोटे तौर पर क्या कर दिया भाई? ये क्या बनाया? ये मंदिर बनाया। तो मंदिर जो बनाया तो किस प्रकार से बनाया? चबूतरा पर बनाया। और चबूतरा पर जब बनाएगा तो सीढ़ी होगा कि नहीं होगा? सीढ़ी होगा। अब फिर क्या होगा? इस पर क्या बनेगा? इस पर जाकर के मंदिर बनेगा, तब जाकर के ये प्रभाव ब्राह्मण धर्म का है कि नहीं है? तो ब्राह्मण धर्म में क्या होता था? ये गर्भगृह बनाया जाता था, और गर्भगृह में क्या करता था? मुख्य देवता को यहाँ पर क्या किया जाता था? रखा जाता था। इसके गर्भगृह में क्या किया था? अलंकरण किया जाता था। यानी मंदिर शैली को इस पर हमको क्या करना है? दर्शा देना है। अच्छा, अब सेकंड बात कहेंगे इसका प्रभाव है। तो हिंदू देवी देवता को बनाया गया, हिंदू देवी ये देवता को ये क्या कर दिया गया? ये दर्शाया गया। नहीं, ये सब जब हिंदू देवी देवता का मूर्ति बनने लगेगा तो इसका मतलब ये क्या है? इसका प्रभाव पड़ा। बात समझ आ रहा है? कोई चीज़ का यदि प्रभाव बोल देवे तो उससे रिलेटेड बात को आप क्या करो? दर्शा दो। तो ये प्रभाव हो गया। अब देखिएगा अगला पॉइंट सुनिएगा। यदि क्वेश्चन ये पूछ देता है जो पूछा नहीं गया है, और मान लीजिए कि आपको हौच-पौच करने के लिए पूछ देता है, पाल कला का बौद्ध धर्म, मौर्य कला, पाल कला बौद्ध धर्म और मौर्य कला का क्या था? अग्रगामी था। पाल कला बौद्ध धर्म और मौर्य कला का अग्रगामी था। कैसे स्पष्ट करें? तो हमारा कहना ये है, ये जो पाल कला है, तो ये पाल कला मौर्य कला का अग्रगामी यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं? पश्चगामी। पहले कौन कला आया? पहले मौर्य कला आया, तब फिर कौन कला आया? गुप्त कला आया। और ये दोनों में जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें इसमें कह दी गई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर क्या कह दी गई है? पश्चगामी। इसके बाद सारी बात को यहीं पर ला दिया है। यहाँ पर क्या बना दिया? विहार बना दिया, महाविहार बना दिया, बौद्ध स्तूप बना दिया, मंदिर बना दिया, हिंदू देवी देवताओं का चित्र बना दिया, चित्रकला कर दिया, पांडुलिपि बना दिया, ईंट का पत्थर किया, किसका? पत्थर का प्रयोग किया। ये सारी बातें क्या है? पश्चगामी है। और हम ये कह दें कि क्या गुफा कला के क्षेत्र में पाल कला मौर्यों एवं गुप्त काल का क्या था? पश्चगामी था। यानी कैसे हम बोले सबसे पहले गुफा कला कहाँ बनाया गया? हम यदि गुफा कला को यदि देखें तो गुफा कला कहाँ बनाया गया? तो गुफा कला मौर्य काल में बनाया गया। ये मौर्य काल में, तो मौर्य काल में कहाँ कहाँ बनाया गया? जल्दी बोलिए। ये बराबर में,
ये कहाँ बनाया गया? ये बराबर की पहाड़ी में। बराबर की पहाड़ी में कहाँ बनाया गया? नागार्जुनी पहाड़ी में। ये नागार्जुनी पहाड़ी में। तो भाई पहले तो निर्माण करने का कार्य किसने कर दिया? मौर्य कला ने। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि भाई गुप्त काल में यदि इस प्रकार का बात किया गया तो गुप्त काल में यही हम कहें बाघ का गुफा, ये बाघ का गुफा, भाई यहाँ भी गुफा में चित्रकारी किया गया। अजंता का, तो अजंता में भी ये क्या कर दिया गया? ये चित्रकारी कर दिया गया। तो भाई ये क्या है? पश्चगामी है। पहले इन लोगों ने किया, इसी का देखा देखी इन लोगों ने कर दिया, तो ये क्या हो गया? मेरा पश्चगामी हो गया। अच्छा, पाल कला मौर्य और गुप्त कला का केवल दोहराव था। अपना तर्क प्रस्तुत करिए। केवल दोहराव, कुछ नया चीज नहीं था, ये केवल रिपीटेशन था। इट वॉज ओनली रिपीटेशन, नॉट एनी न्यू थिंग। कोई नया चीज़ नहीं था। कैसे इसको कहिएगा कोई नया चीज़ नहीं था? तो हम इसको दिखा देंगे कि यदि हम कला के क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो तीनों क्षेत्र में हम इसको दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे भाई? हम इसको दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे? हम स्थापत्य को दिखा देंगे। हम क्या दिखा देंगे? स्थापत्य को दिखा देंगे। हम किसको दिखा देंगे? मूर्ति कला को दिखा देंगे। मूर्ति कला को दिखा देंगे। हम किसको दिखा देंगे? ये चित्रकला को दिखा देंगे। तो ये सब कला, जितना भी कला बनाया गया, सब तो मौर्य काल में भी है, गुप्त काल में भी है, और कहाँ है? अन्य काल में भी है। तो इसका हम क्या कह सकते हैं? दोहराव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सबका वर्णन कर देंगे और एक पंक्ति में लिख देंगे कि वाकई ये कोई नई चीज़ नहीं थी। इस प्रकार की कला का प्रदर्शन बौद्ध क्षेत्र में, स्थापत्य क्षेत्र में पहले से ही मंदिर, बौद्ध विहार, महाविहार, बौद्ध स्तूप, गुफा, फिर क्या भाई मूर्ति कला, चित्रकला, ये सब कला का पहले से बनाया चला जा रहा था। इसीलिए बौद्ध काल को यदि पाल कला को कह दिया जाए कि मौर्य कला और कौन कला का, ये गुप्त कला का दोहराव मात्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाल कला की विशेषताओं को लिखते हुए अंत में जी, जब तक आप पूरे तथ्य को नहीं लिखिएगा तब तक कहीं आपको गुजारा नहीं है। कंपेरिजन नहीं लिखना है, पहले आप लिख करके दर्शा दीजिए और तब एक पैराग्राफ में लिख लीजिए। अच्छा, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब सेकंड बात, एक बात बड़ा हर हमेशा आप सभी बच्चों को सताता है कि साहब मैं आलोचना करूं, आलोचना करूं, ये आलोचना करूं। जब कभी भी आलोचना की बात होती है ना, तो कोई कला, कोई साहित्य, कोई धर्म अपने काल का चरम पर होता है। अपने काल का क्या होता है? अपने काल का ये क्या होता है? चरम पर होता है। जैसे हम कहें पाल कला, तो अपने काल में चरम पर था। हर क्षेत्र में लोग मान रहे थे, आम जनता से लेकर के जो बड़े बड़े एलिट वर्ग के लोग थे वो भी मानते थे, राजा मानते थे, रजवाड़ा मानते थे, अन्य देशों में इनकी क्या थी? पकड़ थी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, मैंने कहता मेजॉरिटी तो उसको मानता था, लेकिन जब मेजॉरिटी इसको मान रहा है तो आप क्या कहिएगा? आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इसलिए कुछ खामी निकालिएगा और क्या करिएगा? मेजॉरिटी यही मान रहा है, मेजॉरिटी जब उसको सपोर्ट दे रहा है तो आप थोड़ा खामी निकाल सकते हैं। तो हम इसकी विशेषता बता करके 2-3 लाइन में इसके खामी निकाल देंगे, जो कि सभी बच्चे आप जानते हैं कि अग्रभाग को बढ़िया से बनाया गया, पश्च भाग को क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया गया। इसमें जाकर के ईंट का ज़्यादा प्रयोग किया गया, अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया। अब इतना ने आलोचना मत कर देना है कि भाई ये उस काल के लोगों का मतलब प्रभाव खत्म कर देना है, मेजॉरिटी को ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका प्रभाव हो गया। अब है कि विदेश का क्या प्रभाव पड़ा। एक लड़का कहता है इसका विदेश पर क्या प्रभाव पड़ा, तब विदेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो इसका विदेश से तात्पर्य थोड़ा मोड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई यूरोप से है, नहीं। इनको कहना चाहिए पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये विदेश बोल दिया, तब विदेश बोल दिया, तब विदेश का मतलब होता है जिनकी सीमा अपने देश की सीमा से न सटता हो। तो यूरोप के कला पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा कहना था इनका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना था पड़ोसी देश के देशों पर इस कला का क्या प्रभाव पड़ा। तो पड़ोसी देश में यही नेपाल है, और किसका है? यही तिब्बत है। यही तिब्बत, बर्मा फर्मा पर नहीं है, ये तिब्बत है। तो इस पर जाकर के क्या है, ये पाल कला का क्या प्रभाव पड़ा है? इसका प्रभाव पड़ा है कि भाई इस प्रकार का कांसे का, पत्थर की मूर्ति का, इस प्रकार के बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों का यहाँ पर क्या जाने लगा, बनाया जाने लगा। ये तो ये इसका कला पर क्या? हाँ, तो उसका प्रभाव यदि आप पीछे से यदि लीजिएगा तो सिंपल सी बात है कि बौद्ध कला का जो प्रभाव पड़ा है
उसी प्रकार से पड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई इसका प्रभावहीन है, तो हम लोग लिखेंगे कि आंशिक प्रभाव पड़ा, जो कि बौद्ध धर्म में पड़ता चला रहा था। इस प्रकार से विदेशियों का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर? तो सब प्रश्न क्लियर। अब हम जो बोलेंगे देन दैट इज राइट। क्लियर? तो आइए हम लोग अब पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आज पाल कला को पढ़ते हैं। देखिएगा, पाल कला को पढ़ते हैं। तो आइए पाल कला को देखिए, ये पाल कला है। पाल कला देखिएगा, तो पाल कला जब कभी भी कोई कला का डेवलपमेंट होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस काल में संपन्नता बढ़ गई। राइट? उस काल में क्या आ गया? आर्थिक संपन्नता बढ़ी। आर्थिक क्या बढ़ी? आर्थिक संपन्नता बढ़ी। एक, लोगों का क्या बढ़ गया? लोगों की, राजाओं प्लस कलाकारों की रुचि या पसंद क्या हुआ? ये बढ़ा। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसको किसका संरक्षण मिला? ये राजा का संरक्षण मिला, सामंत का संरक्षण मिला, पूंजीपतियों का संरक्षण मिलता है, पूंजीपतियों का संरक्षण मिलता है। और क्या है? लोकजन के द्वारा इनको क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। यानी प्रोत्साहित करने का मतलब उनके बनाए हुए वस्तु को खरीदता है। उनके बनाए हुए यानी निर्मित वस्तु को वो क्या करता है? वो खरीदता है। तो इससे क्या होता है? कला का क्या होता है? ये विकास होता है। कला का विकास होता है। मूर्तिकार को या वास्तुकार को, मूर्तिकार को इससे क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तभी किसी भी काल में कला का विकास होता है। यदि हम बोलें अभी कोई मूर्ति बनावे और मूर्ति बनाने के बाद कोई खरीदार होवे नहीं करे, तो काहे को मूर्ति बनाएगा भाई? कुछ लोग देखते हैं, कहता है भाई ये अब इसका कोई पूछे नहीं है, तो भाई कोई खरीदार जब नहीं है तो इसमें इस क्षेत्र में क्यों जाएंगे हम? तो यदि इस प्रकार की बात यदि आपको घुमा करके पूछे कि आखिर कला का जन्म होता क्यों है, तो थोड़ा सा एक लाइन घुमाने में उसको क्या लगता है? एक लाइन जहाँ घुमाया कि आप धड़ाधड़ गिर जाइएगा। भाई कैसे काहे जन्मता है भाई? तो भाई आप यदि बढ़िया से इसको समझ जाइएगा तो आसानी से अपना बात बना करके बाहर निकल सकते हैं कि भाई आर्थिक संपन्नता हुई। हम मजाक में आपसे कहते हैं कि पहले गेहूं या गुलाब, क्या चाहिए पहले? गेहूं या क्या चाहिए? या गुलाब? पहले क्या चाहिए? गेहूं। तो गेहूं यहाँ क्या तात्पर्य है? आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति हो। जब आवश्यकता की पूर्ति होगा तभी तो लोग जाकर के किस में आएगा? आराम संबंधी, विलासिता संबंधी या सुंदर क्या कह सकते हैं? सौंदर्य के प्रति ये क्या होगा? सौंदर्य के प्रति इनका क्या होगा? लुभावना दृष्टि होगा। यदि ये नहीं हो तो ये कभी नहीं होगा। आप भूखे पेट किसी को गुलाब दीजिएगा तो मारे खाइएगा नहीं। कोई भूखा आदमी यार आपको कहे तड़ मार दे देगा। काहे? मार खाना है तो भूखे पेट गुलाब दो। हाँ, आप ही देखिए, आप अभी देखिए थक के आए हुए हैं, अभी आप खाना खाए, आपको लगा कि भाई कि खाना खाने के बाद संगीत सुनना चाहिए। देखिए और खाए इसके बाद फिर आप संगीत सुने। भूखले पेट संगीत सुनते हैं? कहीं सुनते हैं? दिमाग काम नहीं करता है। देखिए, और जब खाना पीना खा लेता है इसके बाद कान में आप लगा लेते हैं, इसके बाद संगीतमय हो जाते हैं, अंतरात्मा गदगद हो उठती है, रफ़ी के गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये है गेहूं और गुलाब। तो जिन जिन काल में, याद रखना है, जिन जिन काल में कला का समुन्नत विकास हुआ, समग्र विकास हुआ, कला चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गया, इसका मतलब है उस काल में संपन्नता जबरदस्त थी।
वैदिक काल में नहीं हुआ कला का विकास, काहे नहीं हुआ भाई? आर्य लोग, गरीब गुरु आदमी था, गाय घोड़ा गधा चराता था, कहाँ रहता था? झुग्गी झोपड़ी में रहता था, खेती का बढ़िया से प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में तो लोग घुमंतू टाइप का था। वैदिक काल में किसी तरह से एस्टेब्लिश्ड हुआ, कला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब उससे यदि पाषाण काल में देखिएगा, वहाँ भी कला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन रियल में कला का यदि डेवलपमेंट हुआ तो सिंधु घाटी में हुआ। ये सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यही है, आर्थिक संपन्नता। आर्थिक क्या है? संपन्नता। और जब आर्थिक संपन्नता होगा तो स्वाभाविक बात है डेवलप करेगा, लोगों की रुचि बढ़ेगी, लोगों की इच्छा होगी, और जो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब उससे क्या होगा, हट करके विचार करेगा। वहाँ भी इसलिए प्रमाणिक नहीं हो पाता है कि भाई उसमें अभी तक बढ़िया से मिला नहीं है। अब वहाँ से सीधे कहाँ चले आए हम लोग? सीधे हम लोग कहाँ चले आए? मौर्य में चले आए। सीधे कहाँ चले आए? ये मौर्य में चले आए। तो मौर्य में क्यों कला का वास्तविक रूप आया? एकदम वेल वास्तविक ये रूप आया, वेल मेंटेन। ये एकदम क्या आया? वेल मेंटेन आया, एकदम वेल मेंटेन हुआ। क्यों हुआ? आर्थिक संपन्नता बढ़ी, आर्थिक संपन्नता बढ़ी, और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ राजाओं की इच्छा हुई। ये राजाओं की ये क्या हुई? इच्छा हुई। और राजाओं की इच्छा के साथ साथ इनके पास क्या आया? समय आया। और समय के साथ साथ इसके पास क्या रहा? पैसा रहा। और तब जाकर के कला का क्या हो गया? विकास हो गया। यदि ये सब एब्सेंट हो जाए तो कला का कभी विकास होगा? कभी कला का विकास नहीं होगा। गुप्त काल में क्यों हुआ? अंत में गुप्त काल को भी यदि देखा जाए तो गुप्तों ने क्या कर दिया? पूरे भारतवर्ष को, यानी पूरे भारत तो नहीं कहा जाए, यानी विंध्याचल पर्वत तक, उत्तर भारत तक को क्या कर दिया? एकता के सूत्र में इसने क्या कर दिया? बांध दिया। और इनकी भी क्या बढ़ गई? राजस्व बढ़ गया। इनका भी क्या बढ़ गया? ये राजस्व बढ़ गया। तभी तो जाकर के इस कला का विकास हुआ। पाल कला में भी यही स्थिति हुआ। हर्षवर्धन के काल के बाद जब पाल कला फिर से डेवलपमेंट आया तो उस काल में उसने स्थिरता लाया, और स्थिरता लाने के बाद क्या कर दिया? इसको विकास कर दिया। तो एकदम याद रखिए, कला का जब कभी विकास होगा उसका जो एलिमेंट्स है, तत्व है, ये है। नहीं तो फिर कला का आधार रखा ही नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं भाई। तो जैसे हम लोग इसमें बात करेंगे तो पाल कला में क्या है, तो हम लोग अभी तक जो चल रहे हैं, तो पाल कला में मूल रूप से हम लोग यही देखना है कि कब का है ये। तो कब का है भाई? ये 8वीं सदी से लेकर के कब तक है? 8वीं सदी से लेकर के ये 12वीं सदी का है। ये 12वीं सदी का है, ये बात है। फिर पाल कला में क्या कर दिया गया भाई? इसके कौन कौन लोग हुए, इसमें योगदान किसका किसका हुआ भाई? ये जो योगदान है, ये योगदान ये किसका किसका हुआ? तो हम लोग बोले किसका है भाई? गोपाल का। ये क्या आया? ये गोपाल का। किसका आया? धर्मपाल का। किसका आया? देवपाल का। ये किसका आया? ये देवपाल का आया। अब ये जो बनाया, तो इसमें जो बना दिया गया तो क्या बनाया गया? तो हम इसमें कहें कि इसकी यदि हम विशेषता को देख लें, ये विशेषता को, तो क्या हम लोग विशेषता को देख सकते हैं? तो विशेषता सभी लोग जानते ही हैं, नो डाउट। केवल जो जहाँ जहाँ आप अड़ते हैं उसी को हमको खाली क्लियर करना है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। तो हम बोलें तो किस कला में यहाँ पर है? यहाँ है स्थापत्य कला। ये स्थापत्य, ये है कला। यहाँ पर क्या है? ये मूर्ति कला है, ये मूर्ति कला। और यहाँ पर क्या है? ये है चित्रकला, ये है चित्रकला, ये चित्रकला। तो स्थापत्य में क्या आएगा? स्थापत्य में क्या आ जाएगा? ये मंदिर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्तूप आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा। हम लोग क्या कह सकते हैं? बिहार का महाविहार कह सकते हैं, महाविहार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चैत्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुफा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दुर्ग कह सकते हैं। ये दुर्ग कह सकते हैं। यानी ये सब क्या है? स्थापत्य के क्षेत्र में है। मूर्ति कला में आप क्या देख सकते हैं? कांसे की मूर्ति, ये कांसे की ये मूर्ति देख सकते हैं। फिर क्या देख सकते हैं? पत्थर की मूर्ति देख सकते हैं, पत्थर की मूर्ति। और फिर क्या देख सकते हैं? ये मिट्टी की मूर्ति, ये मिट्टी की मूर्ति। चित्रकला में आप क्या देख सकते हैं? पांडुलिपि का, ये पांडुलिपि पर अंकित मूर्ति, अंकित मूर्ति, अंकित चित्र,
अंकित चित्र, और क्या देख सकते हैं, ये भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, ये भित्ति चित्र आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतना जब कर दिया गया, इसका कलाकार कौन है, ये कलाकार कौन है भाई, ये कलाकार, तो कलाकार में दोनों बाप बेटा है, ये कौन कौन है, धीमन, और कौन है, यही बिडपाल, ये धीमन और क्या है, ये बिडपाल है। अब ये दोनों कहाँ के थे बाप बेटा, ये दोनों कहाँ के हैं, ये नालंदा के निवासी हैं, नालंदा के निवासी हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि इस प्रकार का बात है। अब यदि कोई चीज़ बनाया गया है तो उसकी विषय वस्तु क्या है, तो यदि हम सबसे पहले बात बनावें कि कोई चीज़ यदि बनाया है तो उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, जिसमें हम लोग कहते हैं ऊपर इसका मटेरियल क्या है भाई, निर्माण किए जाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, ये निर्माण किए जाने के लिए ये क्या है, आवश्यक वस्तुएं, ये आवश्यक, ये क्या है, ये वस्तुएं। तो कौन कौन है भाई, इसमें आवश्यक वस्तु में क्या है, धातु, ये धातु है। तो धातु में कौन हम लोग देखते हैं, कांसा देखते हैं, और दूसरा में क्या देखते हैं, पत्थर देखते हैं, पत्थर। तो कौन पत्थर देखते हैं, यही बैसाल्ट, यही है बैसाल्ट। अब जब ये बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तब हमको अब ये देखना ये होता है कि ये जो वस्तु है कहाँ से लाता है। तो ये जो हम लोग देखते हैं, तो धातु यदि हम देखें, यदि कांसा का माने कहें तो कांसा बनाना उच्च प्रौद्योगिकी का नमूना है। ये क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी, ये उच्च प्रौद्योगिकी का क्या है, ये नमूना है। ये विज्ञान और तकनीकी का चरम है। ये क्या है, विज्ञान प्लस तकनीकी का, तकनीकी को ये क्या करता है, ये दर्शाता है। ये कैसे, दोनों मिलेगा, कौन कौन मिलेगा, टिन मिलेगा, और तब क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा, और तब क्या बनेगा, कांसा मिलेगा। तो पाल कला का तकनीकी और विज्ञान को ये दर्शाता है। इसका मतलब है वहाँ आसानी से टिन मिलता था, आसानी से क्या मिलता था, तांबा मिलता था, तभी तो पहले ये मिश्रित धातु का निर्माण किया गया। मिश्रित ये धातु का ये क्या किया गया, ये निर्माण किया गया। अच्छा, तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखें, इनकी जो मूर्तियाँ मिली हैं पत्थर के सापेक्ष में कम मिला है। तो कम मिला है तो अब यहाँ पर देखना है, इसको सांचे में ढाल के बनाया गया है। सांचे में ये क्या किया है, ढाल कर इसको क्या किया गया है, ये बनाया गया है। तो अब सांचे में ढालना ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है साहब। हम यदि उसको धातु को सांचा में ढाल दें, अब फिर मूर्ति निकालें, अब मूर्ति निकलवे नहीं करे, उसमें सटले रह जाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो भाई उसमें क्या चीज़ डालता होगा, तो कहने वाले मोम का परिचित होगा, उसमें ये सांचा बनाता होगा, ये सांचा बनाता होगा, और ये सांचा सुंदर सांचा बना दिया इस प्रकार से। ये सांचा, ये मुख नाक जो बनाना है यहाँ बना दिया, इसके बाद फिर ये इस प्रकार से ये बनाया इसका पूरा, इसमें जाकर के मोम डालता होगा, और तब क्या डाल दिया, धातु डाल दिया, गला करके धातु डाल दिया, और तब नहीं जाकर के ये उठेगा तो मूर्ति निकल जाएगा। तो कहने मतलब ये प्रक्रिया से ये क्या था, अवगत था। यानी कहने का मतलब है ये उच्च कोटि की तकनीक को जानते थे, ये उच्च कोटि की ये तकनीक को ये जानते थे। तो यदि इस तरह से ये पूछ दिया जाए कि क्या ऐसे उच्च कोटि की तकनीक पहली बार है, नहीं, ये सिंधु घाट सभ्यता से ही चली आ रही है। इस प्रकार की जो उच्च कोटि की तकनीक है ये सिंधु घाटी प्रक्रिया से चली आ रही है, और वो मुच्छिष्ट प्रक्रिया कहलाता है वो। तो ये प्रक्रिया से यहाँ पर दोहराव है, तो कोई नया चीज़ तो है नहीं, केवल दोहराव वाली बात है। अच्छा, अब ये जब यहाँ से चल दिए हम लोग, तो ये बनाया गया। अब ये कहता है कि पत्थर वाली बात है, तो भाई इसका जो बनाया गया तो पत्थर कहाँ मिल गया आसानी से, तो चूँकि बिहार वाला इलाका है, तो पाल का जो बात है, ये पाल का, तो पाल का क्षेत्र कहाँ पड़ गया भाई, ये बिहार पड़ गया, ये बंगाल पड़ गया, ये मगध वाला क्षेत्र पड़ गया। तो यहाँ पर हम बोलें कहाँ मिल जाता था पत्थर, संथाल परगना यानी झारखंड वाला पोर्शन में ये पूरा जा करके क्या मिलता है, ये बैसाख पत्थर मिल जाता है।